Assalamu alaikum everyone, this is Mrs. Qasim and I have brought you a free English language course. Students and viewers, आज की वीडियो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर से मुतालिक तलबा और तालबात के जहनों में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। उन सवालों में से 3 इंतहाई ज़्यादा पूछे जाने वाले और अहम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। उसके साथ मैं आपको 3 सीक्रेट टिप्स दूंगी जिसकी वजह से आप इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू स्कोर A1 ग्रेड इन योर इंग्लिश पेपर। इससे पहले कि हम अपने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी की तरफ चलें, हम आपके सवालों के जवाब दे देते हैं। सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है कि मॉडल पेपर है क्या और ये बोर्ड ऑफिस ने क्यों इशू किया है। सेकंड, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मॉडल पेपर्स में से क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स में दिए जाएंगे, क्या ये मॉडल पेपर आप इतना अच्छा प्रिपेयर करें कि इसमें से कुछ आएगा। और थर्ड, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि इस मॉडल पेपर के आने के बाद क्या पास्ट पेपर्स यानी कि 5 ईयर या 10 ईयर की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर पर फोकस किया जाए, उन पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को ना कंसीडर किया जाए या कंसीडर किया जाए। ये 3 सवाल हैं। चलें जल्दी से आपके 3 सवालों के जवाब देती हूँ, फिर हम बढ़ेंगे अपने मॉडल पेपर के तीनों सेक्शंस की तरफ, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और तीनों सेक्शंस में मैं आपको सीक्रेट टिप भी दूंगी कि किस तरह से आप ये पेपर फास्ट और बहुत एफिशिएंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 1, मॉडल पेपर है क्या। व्यूअर्स, टाइम जो है पेपर का वो 3 घंटे हुआ करता था इंग्लिश कंपलसरी का। अब इंग्लिश कंपलसरी का टाइम 2 आवर्स कर दिया गया है। बहुत सारे 100 मार्क्स के पेपर्स का टाइम 2 आवर्स कर दिया गया है। 2 आवर्स करने की वजह से सिलेबस में भी रिड्यूस्ड होने की वजह से तब्दीलियाँ आई हैं और आपके पेपर में भी तब्दीलियाँ आई हैं। अब पेपर में तब्दीलियाँ आने की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि हमारे सामने पेपर आएगा तो हम 2 आवर्स में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हाउ विल वी बी एबल टू अटेम्प्ट अ 3 आवर्स पेपर इन 2 आवर्स, एंड दैट वाज अ बिग कंफ्यूजन होवरिंग ओवर स्टूडेंट्स माइंड एंड दैट हैड केप्ट देम वेरी कंफ्यूज्ड। सो व्यूअर्स, इसका मैं आपको जवाब दे दूं, मॉडल पेपर इसीलिए इशू किया गया है कि आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर स्पेसिमेन दिया गया है कि आप एक दफ़ा इस पेपर को देखें, पढ़ें और सॉल्व करें और ये देख लें कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है और कौन सा सेक्शन आपने कितने मिनट्स में करना है। जैसे कि सेक्शन ए आपको 50 मिनट्स में करना है, बाकी सेक्शन बी और सेक्शन सी मिलाकर आपको तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट में करना है। तो इस तरह आपका माइंड बन जाएगा कि हाउ यू हैव टू डिवाइड योर टाइम। ये आपको होप इट इज़ क्लियर टू यू कि मॉडल पेपर क्यों इशू किया गया है। सेकंड थिंग, बहुत अहम सवाल बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या इस मॉडल पेपर्स में से आपके एग्जाम्स में कुछ आएगा या ये क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर किए जाएँ कि ये एग्जाम्स में आएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये सारे क्वेश्चन और ये MCQs आपके सिलेबस से लिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एग्जामिनर आपका पेपर सेट करने बैठेगा उसके सामने ये मॉडल पेपर हो या ना हो, वो आपके सिलेबस में से तो क्वेश्चन लेगा एंड दीज क्वेश्चंस कैन डेफिनेटली बी द सेम। तो इसके अलावा भी मॉडल पेपर में से अमूमन इस तरह का जब केस होता है तो कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप ये पेपर बहुत अच्छा प्रिपेयर करें। आपके तीसरे सवाल का जवाब कि क्या पास्ट पेपर्स या 5 ईयर या 10 ईयर को कंसल्ट करना छोड़ दिया जाए। जी, इसमें एक बहुत अहम बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा कि देखिए सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है। आपके पास्ट पेपर्स में बहुत सारे वो चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि अब आपके नहीं आने। तो आप पास्ट पेपर कंसल्ट करें, यकीनन वो आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन आपको खुद केयरफुल होना पड़ेगा। रिड्यूस सिलेबस रखकर क्रॉस लगाना पड़ेगा कि ये अब मेरे इस साल नहीं आने जा रहा, और जो चैप्टर्स या पोएम्स या प्ले आपके इंक्लूडेड हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स, उनके MCQs, उनके वर्ड्स मीनिंग्स, उनसे रिलेटेड चीज़ें आप बेशक आप जो है वो पास्ट पेपर 5 ईयर 10 ईयर से देख सकते हैं। और स्पेशली सेक्शन सी, व्यूअर्स प्लीज़ पे अटेंशन, स्पेशली सेक्शन सी आप पास्ट पेपर से ज़रूर प्रिपेयर करें क्योंकि वो तकरीबन सेम है, सिवाय 1-2 तब्दीलियों के। वो जब मैं सेक्शन सी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको वो तब्दीलियां बता दूंगी। इसके अलावा आप पास्ट पेपर्स कंसल्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो चैप्टर्स, पोएम्स और प्ले एलिमिनेट कर दिए गए हैं वो मत तैयार कर लीजिएगा, वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ओके व्यूअर्स, आई होप आई हैव आंसर्ड योर 3 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं मॉडल पेपर के सोल्यूशन की तरफ। मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवा देती हूँ और मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आप इसको कैसे फास्ट और एफिशिएंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले जिस सेक्शन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो है सेक्शन ए। चलें देखते हैं सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स हैं और आपको कैसे करना है। लेट्स हैव अ
क्विक स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी आज हम क्या करने जा रहे हैं। सेक्शन ए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर का। मॉडल पेपर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। सो स्टूडेंट्स जल्दी से आप अपनी कोर्स बुक्स अपने साथ रख लीजिए, यानी प्रोज बुक, पोइट्री बुक और प्ले बुक, क्योंकि मैं आपको हर MCQs में, हर क्वेश्चन में आपको उसका चैप्टर नेम और उसका पेज नंबर भी बता दूंगी। उससे इंशाल्लाह आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको साथ साथ ये भी पता चलता जाएगा कि ये कौन से चैप्टर से MCQs दिया गया है। चलिए जी, नंबर 1, इन द लेसन माई बैंक अकाउंट द मैनेजर मिसटुक द राइटर टू बी, यानी कि लेसन माई बैंक अकाउंट में मैनेजर ने जो है वो राइटर को क्या समझा। 4 ऑप्शंस, बिजनेसमैन, बैंक ऑफिसर, डिटेक्टिव, गेस्ट। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है डिटेक्टिव। और व्यूअर्स ये जो है ये आपका लेसन नंबर 4 है, प्रोज बुक में आपकी पेज 41 है और लास्ट पैराग्राफ से ये लिया गया है। होप अब आप इसको बुक में ज़रूर देख लेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। Question number 2. The member of the security council that has a veto power is. देखिए ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि UNO में जो सिक्योरिटी काउंसिल का डिपार्टमेंट है, उस सिक्योरिटी काउंसिल के डिपार्टमेंट में से वीटो पावर किस किस के पास है। देखिए जर्मनी का ऑप्शन गिवन है, पाकिस्तान है, टर्की है एंड चाइना है, जिसमें से आपको पता है कि जर्मनी के पास भी नहीं है वीटो पावर, पाकिस्तान के पास भी नहीं है, टर्की के पास भी नहीं है, येस चाइना के पास है। तो करेक्ट आंसर इज चाइना। यह आपका लेसन 3 है, पेज 26 है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में से ये लिया गया है। I repeat, lesson 3, page 26, second last paragraph. Question number 3, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। Question number 3, Anglo-Saxon is the combination of 2, आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं कि एंग्लो-सैक्सन जो है वो किन 2 चीज़ों का नाम है जिनको मिला दिया गया है। स्टेट्स, पार्टीज, ट्राइब्स, प्रेमिसेस, यानी कि स्टेट सल्तनत को कहते हैं, पार्टीज आपको पता है ग्रुप्स को कहा जाता है, ट्राइब्स कबीले हैं, प्रेमिसेस हुदूद हैं। तो जी करेक्ट आंसर इज ट्राइब्स। एंग्लो और सैक्सन्स जो थे वो 2 कबीले थे जो मिलकर इंग्लैंड में आए, उन्होंने इंग्लैंड में हिजरत की, इसलिए जो है वो एंग्लो सैक्सन्स कहलाए। ये आपका लेसन नंबर 10 है, द इंग्लिश लैंग्वेज, और ये आपका पेज 131 है, फर्स्ट पैराग्राफ की 4th लाइन है। ये आपका जो MCQ है, MCQ नंबर 3, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 3, ये द इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है, लेसन नंबर 10, पेज 131, फर्स्ट पैराग्राफ, 4th लाइन। जी नंबर 4 देखते हैं। The UN staff has to manage the meetings, keep a record of all that is said and done एट द, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो स्टाफ है वो अपनी तमाम मीटिंग्स का जो रिकॉर्ड है, उसकी जितनी भी फाइल्स हैं वो कहाँ रखता है। जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल। सो व्यूअर्स द करेक्ट आंसर इज सेक्रेटेरिएट। ये आपका लेसन नंबर 3 है, फाइन। और आपका ये पेज 27 है, पेज 27 में डी पार्ट है और उसकी 3rd लाइन है। व्यूअर्स होप यू अंडरस्टैंड कि ये यूनाइटेड नेशंस में से लिया गया है। नंबर 5, दिस मैन सीम्ड टू स्टीफन लीकॉक अ टॉल कूल डेविल, यानी कि ये पर्सन जो है ये इस माई बैंक अकाउंट के राइटर स्टीफन लीकॉक को बहुत कूल, बहुत रिजर्व, डेविल मीन बहुत अट्रैक्टिव, हैंडसम और बारोब शख्स लगा। कौन सा ये शख्स था? सो स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस आर गिवन, द क्लर्क, द मैनेजर, the accountant and the guards. So इनमें से the correct answer is the accountant. Lesson 4, page 41, line number 1, 4th paragraph. ये आपका lesson my bank account जो है उसमें से लिया गया है। Question number 6, the old name of English language is. English language के पुराने 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से एक करेक्ट नेम है Anglo-Saxon, Anglophile, Anglo-Saxon और एंग्लोफाइल। प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है इनकी। तो जी इसमें 3rd नंबर पर जो एंग्लो सेक्सन है, 1, 2 के बाद जो 3rd नंबर का आंसर है दैट इज़ द करेक्ट वन। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपके चैप्टर इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है। ये लेसन नंबर 10 है, पेज 131 है और फर्स्ट पैराग्राफ में इस बात का जिक्र है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
दिस पार्ट ऑफ यूएन्स वर्क फिल्स अस विद होप, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा का ये काम हमें उम्मीदों से सरशार करता है, हमें उम्मीदें दिलाता है। वो कौन से 4 कामों में से काम है जो अक़वाम मुत्तहिदा के तरफ से हमारे लिए उम्मीद है? प्रिवेंटिंग वॉर्स, गिविंग लोन्स, फाइटिंग सोशल इवल्स, प्रोवाइडिंग जॉब्स। देखें स्टूडेंट्स, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि ये चारों काम यूनाइटेड नेशंस कर रहा है, लेकिन इनमें से राइटर का क्या ख्याल है कि उम्मीद कौन से काम से बनती है? आपको राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। ये लेसन नंबर 3 है यूएनओ, पेज नंबर 25 है, पैराग्राफ नंबर 3 है और करेक्ट आंसर है फाइटिंग सोशल इवल्स। आप पेज 25 पे पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ लीजिए, इट वुड बी मोर क्लियर टू यू और इट वुड बी क्लियरर टू यू। ओके व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8। The person who knew the true story of the castle of Cernogratz was, ये आपका लिया गया है लेसन नंबर 8 से। चैप्टर का नेम है द वुल्स ऑफ सर्नोग्राट्स, पेज 99, पैराग्राफ नंबर 3। द पर्सन हु न्यू द ट्रू स्टोरी ऑफ द कासल ऑफ सर्नोग्राट्स वॉज, आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं कि जो करेक्ट स्टोरी है सर्नोग्राट्स की, किले की, वो किसको पता थी? द बैरनेस, एमिली, कॉनराड, द बैरन। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है एमिली। एमिली न्यू द करेक्ट स्टोरी ऑफ द कासल ऑफ द सर्नोग्राट्स। फाइन। 9, ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स। ऑन द बर्कनहेड्स they behaved with gallantry and discipline up to the very last। देखें ये 4 तरह के सोल्जर्स के नेम्स गिवन हैं। ये पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें से कौन से सोल्जर्स हैं जिन्होंने बर्कनहेड पर, जहाज़ पर एब्सोल्यूट डिसिप्लिन एंड एक्सीलेंट ब्रेवरी का मुजाहरा किया। द साउथ अफ्रीकन सोल्जर्स, द ब्रिटिश सोल्जर्स, द यूएस सोल्जर्स एंड द सेलर्स। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? येस, द सेकंड वन इज द करेक्ट वन, द ब्रिटिश सोल्जर्स। ये ब्रिटिश सोल्जर थे। ये आपका लेसन नंबर 2 है, द बर्कनहेड ड्रिल, और पेज नंबर 12 से ये लिया गया है। यस, 10, The old governess fell ill after, यानी कि जो बूढ़ी गवर्नेंस थी वो कब बीमार पड़ी? क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, न्यू ईयर फेस्टिविटीज़। जी हाँ, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, पेज नंबर 100, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ से ये आपका MCQ बनाया गया है। ये द वुल्स ऑफ सर्नोग्राट्स के चैप्टर में से लिया गया है और इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वन है, क्रिसमस। आफ्टर क्रिसमस द ओल्ड गवर्नेंस फेल इल। ओके स्टूडेंट्स, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि टीचर कहीं पे THE को दी पढ़ रही हैं और कहीं THE को दा पढ़ रही हैं। जी हाँ, इसका एक ख़ास रूल है जो कि मैं अलग वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी कि ये जो आर्टिकल दा होता है इसको कब दी पढ़ा जाता है, कब दा पढ़ा जाता है। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर राइट नाउ वी आर डूइंग पेपर, तो वी वुड नॉट गो एंड वी वुड नॉट डिस्कस दैट। ओके, 11 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि न्यूटन वॉज अ सुपर्ब, न्यूटन यानी एक बेहतरीन था। क्या था? बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर। जी, द करेक्ट आंसर इज द थर्ड वन, मैथमेटिशियन। ये आपका चैप्टर है साइंस एंड सोसाइटी, लेसन नंबर 12, पेज 162, सेकेंड पैराग्राफ। आप ये देख सकते हैं, लेसन नंबर 12, पेज 162 एंड सेकेंड पैराग्राफ से ये लिया गया है। कम ऑन नेक्स्ट पेज। जी हाँ, ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेवरी एंड डिसिप्लिन इज़ द थीम ऑफ, यानी कि बहादुरी और डिसिप्लिन किस चैप्टर की थीम है? 4 चैप्टर्स आपको गिवन है, 4 चैप्टर्स नेम्स आर गिवन, द यूनाइटेड नेशंस, माई बैंक अकाउंट, The Wolves of Cernogratz, Birkenhead Drill. Yes, students, the correct option or the correct answer is the fourth one, Birkenhead Drill. Birkenhead Drill इसका correct answer है। ये lesson number 2 है, Birkenhead Drill. जी, 13, you can see question 13 on the screen. The word Fraulein belongs to this language. स्टूडेंट्स को एक गुमाह होता है कि इसमें लैंग्वेज का वर्ड आया है तो ये द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर से लिया गया है। नहीं, ये द वुल्स ऑफ सर्नोग्राट्स से लिया गया है। द वुल्स ऑफ सर्नोग्राट्स जो कि लेसन नंबर 8 है आपका, इसमें ये पूछा गया है कि जो फ्रॉलिन वर्ड है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है? जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश या डच? जी हाँ, दिस इज़ अ जर्मन वर्ड, क्योंकि द वुल्स ऑफ सर्नोग्राट्स की स्टोरी जर्मनी में सेट की गई, दिखाई गई है कि जो फ्रॉलिन है वो जो है एमिली को कहा गया है। एमिली जो कि उस हाउस की दी ओल्ड गवर्नेंस थी या उस कासिल की ओल्ड गवर्नेंस थी। फाइन स्टूडेंट्स। 14, क्वेश्चन नंबर 14, द नेम पाकिस्तान वॉज इन्वेंटेड बाय, यानी पाकिस्तान का नाम किन्होंने चूज़ किया था, किन्होंने क्रिएट किया था? 4 ऑप्शंस आर गिवन, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली, कायदे आज़म। जी, करेक्ट आंसर इज़ द थर्ड वन, चौधरी रहमत अली, और यह आपका लेसन 1 है, कायदे आज़म।
के मुतालिक पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये आपके फर्स्ट पेज पर ही ये गिवन है आपको। फाइन, सेकंड पैराग्राफ की 7th लाइन है ये। ओके, नेक्स्ट, यस 16, द वुल्स ऑफ सर्नोग्राड्स हैज़ बीन रिटन बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा है, कौन सी पोएम किसने लिखी है। तो जी 4 ऑप्शंस आर गिवन, स्टीफन लीकॉक, H.H. मुनरो, D.Y. मॉर्गन, रॉबर्ट लिंड। द करेक्ट आंसर इज द सेकंड वन, H.H. मुनरो। ये आपका वुल्स ऑफ सर्नोग्राड्स का चैप्टर है। 17 स्क्रीन पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, कैंटरबरी टेल्स हैज़ बीन रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर्स ऑफ ऑल टाइम। यानी कैंटरबरी टेल्स नामी पोएम, ये पोएम का नाम है, कैंटरबरी टेल्स पोएम का नाम है। ये जो है एक बहुत बड़े इंग्लिश के शायर, इंग्लिश के पोएट ने लिखी है। वो कौन है? नंबर 1 शेक्सपियर, नंबर 2 चॉसर, नंबर 3 गोवर, नंबर 4 साकी। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड वन, चॉसर। ये चॉसर ने लिखी है। और व्यूअर्स, लेसन नंबर 10 पेज 132 के लास्ट पैराग्राफ से ये क्वेश्चन बनाया गया है। लेसन नंबर 10 द इंग्लिश लैंग्वेज, पेज 132, लास्ट पैराग्राफ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दैट इज 18वें नंबर का MCQs देख लीजिए आप। द नंबर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन ऑन द शिप बर्कनहेड, यानी कि पैसेंजर्स की तादाद आपको पता है कितनी थी। यहाँ व्यूअर्स मैं आपको एक बात बताती चलूँ स्टूडेंट्स, आप सिर्फ 3 फिगर्स याद रख लीजिए, 630, 460 और 170। 630 टोटल थे, 460 उसमें से सोल्जर्स थे और 170 ख़वातीन और बच्चे थे। 170 ख़वातीन और बच्चे, बस अब आप ऐसे याद रखेंगे, यू विल बी एबल टू डू इट करेक्ट इंशाल्लाह इन योर एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट 19 नंबर का MCQ देख लीजिए। द नंबर ऑफ फीचर्स हैव मार्क्ड द अस्टॉनिशिंग प्रोग्रेस ऑफ साइंस सिंस द 17th सेंचुरी। स्टूडेंट्स, ये एक मुश्किल चैप्टर है, साइंस एंड सोसाइटी, इसीलिए मैंने इस पर एक अलग कंप्लीट लेक्चर भी अपलोड कर दिया था। आप यकीनन वो लेक्चर देख चुके होंगे। मैंने इस बात पर जोर दिया था कि वो लेक्चर आप गौर से सुने, क्योंकि ये मुश्किल चैप्टर है, ये बच्चों को मुश्किल लगता है। आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें, आपको साइंस एंड सोसाइटी का लेक्चर मिल जाएगा। चलें देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, कि साइंस में कितनी बातें हैं जिनकी वजह से साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। 2, 3, 4, 5। जी हाँ, राइटर ने 3 बातें कही हैं और ये है लेसन 12 पेज 162। नेक्स्ट 20 पर आप देखिए, एट 2 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग द बर्कनहेड वॉज नियरिंग, यानी कि रात 2 बजे बर्कनहेड जो है वो किस तरफ जा रहा था। ये आपका बर्कनहेड ड्रिल का चैप्टर है जो कि आपका लेसन 2 है, और ये आपका 3rd पैराग्राफ है। एट 2 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग द बर्कनहेड वॉज नियरिंग लंडन, केप माउंट, केप टाउन एंड पोर्ट एलिजाबेथ। द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट्स केप टाउन, 3rd वन केप टाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें 21st देखिए, द सोल ऑफ द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज़ ऑलवेज। ये स्टूडेंट्स आपकी पोइट्री से लिया गया है। पोइट्री बुक खोल लीजिए। अब आपकी पोइट्री में ये पोएम नंबर 1 है, पोएम नंबर 2 है। पोएम नंबर 2 में आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का पर्सन होता है, उसकी जो रूह है या उसकी सोच किस चीज़ के लिए हर वक्त तैयार होती है। प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, रनिंग बिहाइंड द वर्ल्ड, uneasy while praying, planning for worldly objects। जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। ऐसा शख्स हर वक्त मौत के लिए तैयार होता है। जी नेक्स्ट 22 देखिए, लूसी ग्रे, ये भी आपकी पोएम है, पोइट्री से लिया गया है। लूसी ग्रे इज अ सोनेट, इज एन एलिजी, बैलेड एंड एपिक। देखिए, जब मैं आपको पोइट्री की क्लास दूंगी आपको बहुत गौर से ये सुनना होगा कि सोनेट, एलिजी, बैलेड और एपिक किसे कहते हैं। बहरहाल फ़िलहाल लूसी ग्रे का आंसर है ये बैलेड है। आप देख लीजिए नंबर 3 आंसर इज़ करेक्ट, ये बैलेड है। जी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। 23 अकॉर्डिंग टू हेनरी वॉटन डीपेस्ट वूंड्स आर गिवन बाय, यानी हेनरी वॉटन जो शायर हैं, ये आपकी पोएम है द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। उसके जो शायर हैं हेनरी वॉटन, उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा ज़ख्मी चीज़ इंसान को क्या कर देती है, यानी कि कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको दुख देती है, वो क्या चीज़ है। नंबर 1 क्रेज़, नंबर 2 प्रेज़, नंबर 3 मेज एंड नंबर 4 गेज। जी द करेक्ट आंसर इज़ द सेकंड वन, प्रेज, यानी कि झूठी तारीफ जो मुंह पे की जाए वो आपको सबसे ज़्यादा डैमेज देती है, क्योंकि आप गलतफहमी का शिकार होकर फिर उतने काबिल नहीं रहते जितनी आप में काबिलियत होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट 24
गुलाम अली अल्लाना इज़ अ पोएट ऑफ, ये आपकी पोएम आई हैड रीच योर डोर स्टेप, ये आपकी सबसे लास्ट पोएम है, पेज 34 पर है, पोएम नंबर 11 है, पोइट्री में से ली गई है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि गुलाम अली अल्लाना कौन सी सदी के पोएट हैं, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी। द करेक्ट आंसर इज़ 20th सेंचुरी। 25 सम पीपल थिंक दैट लूसी ग्रे इज़, यानी कुछ लोगों का ख्याल है कि जो लूसी ग्रे है वो लॉस्ट चाइल्ड है, यानी गुमशुदा बच्ची है, ऑर्फन है, यतीम है, एंग्री यानी गुस्से वाली है, या लिविंग चाइल्ड है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो लिविंग चाइल्ड है। इसका लास्ट आंसर जो है वो करेक्ट है। लिविंग चाइल्ड लोग इसलिए सोचते हैं कि लूसी ग्रे जो सॉन्ग गाती थी वो अभी तक लोगों को हवाओं में सुनाई देते हैं, लूसी ग्रे की यादों की वजह से। इसलिए नहीं कि लूसी ग्रे कोई भूत बन गई है या चुड़ैल बन गई है या बदरू बन गई है और उसकी आवाज़ें गाँव वालों को सुनाई देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए सुनाई देती हैं कि लोगों को उसके गाने याद बहुत आते हैं, उसकी पोएम्स, उसकी नज़में, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट 26 द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज संग बाय, ये आपके पोइट्री की बुक की सबसे पहली पोएम है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री बाय शेक्सपियर। उसमें जो सॉन्ग है वो गाने वाले कैरेक्टर का नाम क्या है, ड्यूक फ्रेडरिक, अल्डर ड्यूक, शेक्सपियर, एमियंस। द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ वन, एमियंस। नेक्स्ट 27th इन स्पिरिट द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज डीपली सीरियस, ह्यूमरस, रिलीजियस, ट्रैजिक। यानी आपसे ये पूछ रहा है एग्जामिनर के बुनियादी तौर पर कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ किस किस्म की पोएम है। सीरियस पोएम है, ह्यूमरस है, ह्यूमरस यानी मिजाहिया जिसमें हंसी मजाक हो, रिलीजियस यानी मजहबी, ट्रैजिक यानी जिसमें सैड स्टोरी हो। तो द करेक्ट आंसर इज रिलीजियस, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज अ रिलीजियस पोएम। ओके, नेक्स्ट 28 अ हैप्पी मैन्स पैशंस आर नॉट हिज, यानी कि ये कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ से ली गई हैं ये लाइंस। यानी कि जो एक खुश इंसान होता है, ये जो अल्लाह का पसंदीदा या गॉड का पसंदीदा बंदा होता है, वो किस चीज़ को अपना मास्टर नहीं बनने देता, अपना हुक्मरान नहीं बनने देता, अपनी ख्वाहिशात का हुक्मरान, सर्वेंट्स, मास्टर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। यानी कि ऐसा इंसान अपनी ख्वाहिशात को अपना सर्वेंट्स नहीं बनाता, यानी ऐसे इंसान की ख्वाहिशात उसकी मास्टर्स नहीं बन सकती, उस पर हुक्मरानी ख्वाहिशात की नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी समझदाराना सोच की, विजडम की होती है। ओके, नेक्स्ट 29 व्हेन द एंजल अपीयर्ड अबू बिन एडम वॉज, ये आपकी पोएम अबू बिन एडम से ली गई हैं लाइंस, पोइट्री की बुक में अबू बिन एडम है। ये पोएम नंबर 8 है, पेज नंबर 26 है। आपसे ये पूछ रहे हैं एग्जामिनर कि जब कमरे में फ़रिश्ता आया तो बुज़ुर्ग जो हैं, जो सेंट्स थे यानी बुज़ुर्ग थे अबू बिन एडम, वो क्या कर रहे थे। ही वॉज प्रेइंग, क्या वो इबादत कर रहे थे, ही वॉज रिसाइटिंग, क्या तिलावत कर रहे थे, राइटिंग पोइट्री, क्या वो शायरी लिख रहे थे, और स्लीपिंग, क्या वो सो रहे थे। येस, द लास्ट ऑप्शन स्लीपिंग इज़ द करेक्ट वन, वो सो रहे थे। नेक्स्ट देखिए आप 30 पायटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, पायटी कहते हैं स्टूडेंट्स तकवे को, यानी कि तकवा जो है वो किसकी पहचान बताया गया है, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ से अगेन ये लिया गया है। व्यूअर्स, स्टूडेंट्स आपने नोट किया कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से बहुत ज़्यादा जो है वो लिए गए हैं MCQs, तो आपको ये पोएम बहुत अच्छी प्रिपेयर करनी है। ओके, सैड फेलो, फ्री मैन, हैप्पी मैन, रूइंड वन। सैड फेलो यानी उदास आदमी, फ्री मैन आज़ाद आदमी, हैप्पी मैन खुश आदमी, रूइंड वन बर्बाद आदमी। तो तकवा किस शख्स की पहचान है, ना तो सैड फेलो की है, ना फ्री मैन की है, हैप्पी मैन की है। जो लोग तकवे वाले होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज 31 लॉर्ड एमियंस लिव्ड द लाइफ ऑफ एग्जाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ, यानी कि एमियंस कैरेक्टर जो कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री में गाना गा रहा है, वो कौन से जंगल में गए थे पनाह लेने। नंबर 1 आर्डन, नंबर 2 सिसिलिया, नंबर 3 वेनिस, नंबर 4 अमेजॉन। जी हाँ, वो आर्डन गए थे। द फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट वन, पहला ऑप्शन करेक्ट है। 32 द टोन ऑफ द पोएम द टॉयज़ इज़, जी हाँ, टॉयज़ अगेन एक पोएम है जो कि रिलीजियस है। पेट्रियाटिक का मतलब होता है हुब्बुल वतनी वाली, रिलीजियस का मतलब मजहबी, ट्रैजिक यानी उदास कर देने वाली, ह्यूमरस मिजाहिया। तो इसका करेक्ट आंसर है रिलीजियस, सेकंड वन इज़ द करेक्ट वन। ओके, 32 द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो इज़ एन एक्सीलेंट। ये यहाँ से व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स आपका प्ले स्टार्ट हो गया। ये प्ले में से MCQs लिए गए हैं। काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो जो कैरेक्टर का नाम है, ये हीरो का नाम है प्ले के। द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो आप नोट कर लीजिए, ये द काउंट्स रिवेंज नामी प्ले के हीरो का नाम है। तो वो उसकी पहचान क्या थी। ही वॉज एन एक्सीलेंट स्पीकर, यानी वो अच्छा बोलता था। ही वॉज एन एक्सीलेंट सोल्जर, प्लेयर या मार्क्समैन। देखिए वैसे तो ये चारों क्वालिटीज़ उसमें थी,
लेकिन जिस क्वालिटी को राइटर ने हाईलाइट किया है वो है मार्क्समैन, यानी कि उसके बहुत सारी उसमें क्वालिटीज़ जिसमें होती हैं उसे मार्क्समैन कहा जाता है। लास्ट वन इज़ अ करेक्ट वन जी। ऑरेवॉयर मीन्स, ऑरेवॉयर फ्रेंच वर्ड है जो कि द काउंट्स रिवेंज नामी प्ले में कहा गया है, और इसके 4 मीनिंग गिवन है, आपको कोई करेक्ट मीनिंग मार्क करना है। गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड डे। द करेक्ट मीनिंग इज गुड बाय, फर्स्ट वन। ओके व्यूअर्स, द नेक्स्ट पेज आप देखिए 35 क्वेश्चन नंबर, मॉरल वॉज द सेकेंड ऑफ। ये MCQ, ये क्वेश्चन आपके प्ले द काउंट्स रिवेंज से लिया गया है, और इसमें ये पूछा जा रहा है कि मॉरल नामी कैरेक्टर जो है वो किसका साथी था, किसका लड़ाई में साथ दे रहा था। सेकेंड ऑफ का मतलब होता है साथ देना। मॉन्टे क्रिस्टो, एल्बर्ट, मोर्सर्फ, बर्टूशियो। जी हाँ, ये एल्बर्ट का सेकंड था, मॉरल ने एल्बर्ट का साथ देना था। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने प्ले पढ़ लिया है तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस में प्ले की एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। प्ले समझना बहुत ज़रूरी है, समझे बगैर आपसे MCQs नहीं होंगे। ओके 36, द काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ। देखिए काउंट और काउंटेस गौर से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। आप एग्जाम्स में काउंटेस को काउंट पढ़ देते हैं, काउंट को काउंटेस पढ़ देते हैं। देखिए काउंटेस इज़ द फीमेल ऑफ काउंट। काउंट कहते हैं नवाब को, और काउंटेस उसकी वाइफ को। तो द काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ, यानी मोर्सर्फ नामी कैरेक्टर की जो वाइफ थी, द काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ वाज फॉर्मरली कॉल्ड। फॉर्मरली का मतलब होता है पहले, पिछला, यानी कि उसका पिछला नाम क्या था। देखिए 4 ऑप्शंस आर गिवन, फ्रॉलिन, मर्सिडीज, लूसी, डायना। जी हाँ, उसका नाम मर्सिडीज था। द सेकंड वन इज द करेक्ट वन, मर्सिडीज, यानी वही खूबसूरत गाड़ी जो कि आप अक्सर देखते हैं, जो मशहूर है अपनी ब्यूटी के लिए। ओके 37, ऑल पेरिस इज रिंगिंग विद इट, यानी कि इस फ्रेज का क्या मतलब है। मीन्स द पीपल ऑफ पेरिस आर, यानी कि पेरिस के लोग क्या कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट, रिंगिंग बेल्स, सिंगिंग हैप्पीली, मेकिंग नॉइज। यानी कि इस फ्रेज का मतलब आपको, इस क्लॉज का मतलब आपको क्या लग रहा है। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन। ऑल पेरिस इज रिंगिंग विद इट मीन्स द पीपल ऑफ पेरिस आर टॉकिंग अबाउट। पूरा पेरिस जो है वो मोर्सर्फ की गद्दारी की खबरें पढ़कर बातें बना रहा है। ओके 38, द डुएल बिटवीन द काउंट एंड एल्बर्ट वॉज टू बी फॉट विद। डुएल का मतलब है यहाँ पर लड़ाई, वो वाली लड़ाई जो कि चैलेंज करके लड़ी जाती है, जैसे रेसलिंग टाइप होती है, जैसे कुश्ती टाइप होती है। बिटवीन द काउंट, यानी कि जो काउंट मॉन्टे क्रिस्टो है और एल्बर्ट नामी कैरेक्टर, इन दो कैरेक्टर के दरमियान ये चैलेंज वाली फ़ाइट होनी है। तो ये फ़ाइट कैसे रखी गई है, स्पेयर्स नेज़ों से, सोर्ड्स तलवारों से, पिस्टल्स यानी पिस्टल पिस्तौल से, राइफल्स या राइफल से। द करेक्ट आंसर इज द थर्ड वन, पिस्टल्स। ये लड़ाई पिस्तौल से लड़ने का सोचा गया है। ओके 39, द सिनोनिम ऑफ रिवेंज इज़। देखिए सिनोनिम का मतलब होता है एक ही मीनिंग के अल्फाज, हम मायने अल्फाज। रिवेंज का मतलब होता है बदला, यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से किस वर्ड के मीनिंग रिवेंज है, यानी बदला लेना है। फॉरगिवनेस, अपोलॉजी, वेंजेंस, फॉरगेटफुलनेस। देखें स्टूडेंट्स, फॉरगिवनेस का मतलब तो माफ़ी होता है, अपोलॉजी का मतलब भी माफ़ी होता है, वेंजेंस का मतलब होता है इंतकाम, और चौथा फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भूल जाना। सो द करेक्ट आंसर इज़ द थर्ड वन, वेंजेंस। ओके 40, मोर्सर्फ, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मोर्सर्फ द काउंट्स रिवेंज नामी ड्रामा में कैरेक्टर का नाम है, विलन का नाम मोर्सर्फ है। मोर्सर्फ सरेंडर्ड द फोर्ट्रेस ऑफ यानीना टू, यानी कि मोर्सर्फ नामी विलन ने या कैरेक्टर ने जो कौमी किला था, फोर्ट्रेस ऑफ यानीना था, वो किसके हवाले कर दिया था। सरेंडर का मतलब हवाले कर देना। 4 ऑप्शंस आर गिवन, इंग्लिशमैन, अमेरिकन्स, टर्क्स एंड जर्मन। इन चारों में से किसके हवाले कर दिया था। इंग्लिशमैन, अमेरिकन्स इन दोनों के नहीं किया था, टर्क्स तुर्कों के हवाले किया था। ओके नेक्स्ट 41, द काउंट्स रिवेंज, जैसे कि प्ले का नाम है, रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी ऑफ। कौन सी सोसाइटी का ये अक्स है, कौन सी सोसाइटी में ये प्ले रखा गया है। ब्रिटेन, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। द करेक्ट आंसर इज द थर्ड वन, फ्रांस। ये फ्रांस में रखा गया है। 42, द काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ, यानी कि देखें ये मोर्सर्फ की वाइफ है काउंटेस। काउंटेस और काउंट को आप मिक्स मत कर दीजिएगा। द काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ डिसेंडेड फ्रॉम, यानी कि कौन से आबाओ अजदाद से इसका ताल्लुक पाया जाता है मोर्सर्फ की वाइफ का। कैटलोनिया, पेरिस, मैनचेस्टर, लंदन। कैटलोनिया स्पेन की एक जगह का नाम है जहाँ के रहने वाले लोग कैटलोनियन कहलाते हैं। तो मोर्सर्फ की जो काउंटेस थी या वाइफ थी उसका ताल्लुक कैटलोनिया से था। ओके 43,
बाय प्रोफेशन बुशॉम्प वॉज, बुशॉम्प जो है वो एक एडिटर है, सहाफ़ी है जो कि एल्बर्ट का दोस्त भी है। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आर्मी ऑफिसर, न्यूज़पेपर एडिटर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट। करेक्ट आंसर इज़ न्यूज़पेपर एडिटर। नेक्स्ट पेज 45 देखिए आप, कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो गई है, आपसे कुछ ग्रामर पूछी जा रही है। कंप्लीट द सेंटेंस। आई वॉज पुटिंग अप द बर्थडे डेकोरेशंस, यानी कि मैं डेकोरेशंस जो है वो लगा रहा था जब आई फॉल एंड ट्विस्ट माई एंकल, मैं गिरा और मेरा जो टखना है वो मुड़ गया। I fell and twisted my ankle. I fall and had twisted my ankle. I had fallen and twisted my ankle. So the correct answer is students the second one. Second, I fell and twisted. उसकी वजह क्या है viewers? ये बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो जाएगी कि हम इसको क्यों करेक्ट कह रहे हैं, बाकी 3 करेक्ट क्यों नहीं है। ये जब मैं आपको ग्रामर के लेसन्स दूंगी आप अटेंशन पे कीजिएगा। 45, she said I don't want to go can be punctuated at। ये रॉन्ग पंक्चुएशन गिवन है, 4 ऑप्शंस गिवन है कि इनमें से कौन सी करेक्ट वन होगी। तो स्टूडेंट्स इसमें थर्ड वन करेक्ट है। she said कॉमा I don't want to go कॉमा starts कॉमा ends and full stop is there। इसमें सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, तो इसलिए थर्ड वन इज़ द करेक्ट वन। 46, कंप्लीट द सेंटेंस इफ़ द हाउस हैड बीन बिल्ट ऑफ स्टोन्स। देखें ये एक सेंटेंस है, इफ़ द हाउस हैड बीन बिल्ट ऑफ सेंटेंस, इसको सेकंड सेंटेंस से जोड़ना है। तो सेकंड सेंटेंस से जोड़ने के लिए इंग्लिश में कुछ रूल्स हैं। देयर आर रूल्स टू कनेक्ट सेंटेंसेस और टू मेक कॉम्बिनेशन। सो स्टूडेंट्स विच कॉम्बिनेशन इज़ द करेक्ट वन? इट विल नॉट कैच फायर, इट वुड नॉट कैच फायर, इट हैड नॉट कॉट फायर, it would not have caught fire। The fourth one is the correct one। फोर्थ क्यों करेक्ट है? क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में had been के साथ would not have का कॉम्बिनेशन बनता है। अब अगर आप इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि ये कौन से कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, तो फिर आपको इसका अलग ग्रामर लेसन अटेंड करना पड़ेगा। हियर द एक्सप्लेनेशन विल गेट वेरी लॉन्गर, सो आई अवॉइड इट फॉर द टाइम बिंग। ओके, 47 देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। इट बिगैन टू रेन जस्ट एज वी, यानी कि बारिश शुरू हो गई जब हम आर लिविंग, वेंट, वर लिविंग, हैड लेफ्ट। इसका करेक्ट आंसर है वर लिविंग। अगेन ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें बिगैन सेकंड फॉर्म है और वर लिविंग कंटिन्यूस है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, यू विल हैव टू अटेंड ग्रामर लेसन। आप मेरी ग्रामर पर जो लेसन्स में दूंगी उनकी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, आपको ये कॉम्बिनेशन समझ आ जाएंगे। ओके, 48, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स इज कॉल्ड। ये साइंस एंड सोसाइटी में से लिया गया है कि दूसरों की खिदमत करने का जज्बा क्या कहलाता है? पेट्रियाटिज्म। पेट्रियाटिज्म का मतलब हुब्बुल वतनी होता है, वतन से मोहब्बत। ह्यूमैनिटी, इंसानियत। ऑल्ट्रुइज्म, सखावत। और हीरोइज्म यानी कि अच्छे काम करके हीरो बन जाना, लोगों का पसंदीदा बन जाना। तो द करेक्ट आंसर इज़ द थर्ड वन, ऑल्ट्रुइज्म, यानी सखावत। सखावत करके आप सोसाइटी की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सोसाइटी में इंसाफ कायम होता है जब लोग सखी होते हैं, जब लोग अल्लाह की राह में देते हैं। 49, yes, we are on 49 now। The Celtic dialect became extinct about 200 years ago। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि इंग्लैंड का सेल्टिक डायलेक्ट जो है, सेल्टिक लैंग्वेज जो है वो 200 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी। किस डायलेक्ट से उसका ताल्लुक था? सेल्टिक डायलेक्ट का बेसिकली किस लैंग्वेज से ताल्लुक था? तो ये आपका चैप्टर द इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें से लिया गया है और ये करेक्ट आंसर है इसका कॉर्निश। ये आपका लेसन 10 है और पेज नंबर 137 है। 137 पर देखिए आपको ये मिल जाएगा। द सेल्टिक डायलेक्ट बिकेम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है नापैद हो जाना, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना, अबाउट 200 ईयर्स अगो। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट वन 50, द पोएम द ट्वाइज। ये अगेन पोइट्री में से लिया गया है। द पोएम द ट्वाइज हैज़ बीन रिटन बाय। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपसे पोएम्स के पोएट पूछ लिए जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, कवेंट्री पैटमोर, ली हंट। जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज़ द थर्ड वन, कवेंट्री पैटमोर। ओके व्यूअर्स, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी आपको अच्छे आंसर स्कोर करने के। वन ऑफ द टिप्स ये है, बाकी 2 टिप्स मैं आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी के टाइम बताऊंगी। सेक्शन ए का टिप मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ऐसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं कि देखिए हर
क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस गिवन है, एक करेक्ट है। आपको सिर्फ करेक्ट नहीं याद करना, आपको रॉन्ग भी समझने हैं। जब आप बाकी रॉन्ग को भी याद कर लेंगे खुद ब खुद तैयारी होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखिए स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, द पोएम द ट्वाइस हैज़ बीन रिटन बाय कमेंट्री पैटमोर। तो इसमें जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं उनकी पोएम्स के नाम भी वहीं बैठे बैठे आप याद कर लीजिए। विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी 2 पोएम्स हैं आपके कोर्स में, विलियम शेक्सपियर की कौन सी पोएम है, ली हैंट की कौन सी पोएम है। इससे क्या होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको याद हो ही गया है, लेकिन साथ साथ आपको बाकी 3 भी हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह आप जैसे कि आप देख सकते हैं 48 द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स इज कॉल्ड। इसमें करेक्ट आंसर ऑल्ट्रुइज्म है यानी सखावत, लेकिन जो बाकी 3 है पेट्रियोटिज्म, ह्यूमैनिटी और हीरोइज्म, आपको इन तीनों के भी मीनिंग्स याद कर लीजिए। ये आपके चैप्टर्स में आपकी बुक में कहीं ना कहीं यूज़ हुए हैं, तो आपको इन तीनों के मीनिंग भी याद हो गए। ये तीनों यकीनन इंपॉर्टेंट थे तो एग्जामिनर ने इनको कंसीडर किया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द टिप्स कि जब आप मॉडल पेपर के MCQs करें तो आप करेक्ट 1 के अलावा बाकी तीनों के भी मीनिंग ज़रूर देखें, डिक्शनरी में देखें, गूगल पे देखें, मुझसे पूछ लीजिए, वेयर एवर यू फील ईजी फ्रॉम, जहाँ से आपको ईजी लगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द मॉडल पेपर। अब सेक्शन बी के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। सेक्शन बी के लिए आप देखिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें। सेक्शन बी ना सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है, सेक्शन बी में तमाम क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव अ थम अप एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।